Hello students, myself Rohit Kumar. We are going to teach now something different from syllabus. We are going to teach or coaching for competition exams which are needed for today's competitive world. So we prepare the students to teach Sainik School, Navodaya military exam, NTSC and other competitive exams. Okay, now today we will discuss about the topic tissue. We will give the 16 MCQs which are really very important for your competitive exams. Now one by one we can solve all these problems. And now the first question on screen is, a tissue is, tissue क्या है? A group of separate organs that coordinates in their activities. A group of cells which are similar in function and structure, layer of cells that surround an organ या फिर sheet of cells that is one layer thick. तो आपका जो सही जवाब है वो क्या रहेगा? ये टिश्यू क्या है? ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर है. नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है बच्चों. द वॉल ऑफ कॉर्क सेल्स आर हैवीली थिकन्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ. जो कॉर्क सेल की जो वॉल होती है वो बहुत ही मोटी होती है. किसके डिपोजिशन से? क्यूटीन, शुबेरिन, लिग्निन या फिर पैक्टिन. तो आपका सही जवाब क्या रहेगा बच्चों? यहाँ पर शुबेरिन. क्या रहेगा? शुबेरिन. द वॉल ऑफ कॉर्क सेल्स आर हैवीली थिकन्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ शुबेरिन. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों. विच मसल सेल इज स्पिंडल शेप. ये बहुत सारी मसल सेल्स दी हुई हैं आपको और आपको ये बताना है कि किसकी शेप स्पिंडल टाइप होती है. स्मूथ मसल सेल, स्ट्रिएटेड मसल सेल, कार्डिक मसल सेल या नन ऑफ दीज आर करेक्ट. तो आपका जो सही जवाब होगा वो क्या है? स्मूथ मसल सेल. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों. ब्लड इज फॉर्म्ड ऑफ प्लाज्मा and bone marrow cells, plasma, white and red blood cells and blood platelets, plasma and WBCs, plasma and RBCs. तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो ब्लड के अंदर क्या क्या होते हैं? ब्लड के अंदर प्लाज्मा भी होता है, वाइट भी ब्लड सेल्स भी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं और ब्लड प्लेटलेट्स भी होते हैं. चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों. माइलिन शीथ इज ए लेयर कवरिंग. माइलिन शीथ इज ए लेयर कवरिंग वर्टिब्रेट नर्व फाइबर, वर्टिब्रेट मसल फाइबर, इंसेक्ट नर्व फाइबर या चिक एम्ब्रियो. तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो आपका बिल्कुल करेक्ट जो आंसर है, माइलिन शीथ इज ए लेयर कवरिंग वर्टिब्रेट नर्व फाइबर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों. एडिपोज टिश्यूज स्टोर. एडिपोज टिश्यू क्या स्टोर करते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट ड्रॉपलेट्स या ऑल ऑफ द अबव. तो आपका सही जवाब क्या रहेगा? एडिपोज टिश्यू स्टोर फैट ड्रॉपलेट्स. फैट ड्रॉपलेट्स इज योर करेक्ट आंसर. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए प्रोटेक्टिव नॉन सेलुलर लेयर found on the outside of plant organ is. Question number 7 है. A protective non-cellular layer found on the outside of plant organ is epiblema, velamen, cuticle या फिर cork. तो आपका सही जवाब क्या रहेगा? cuticle. चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आएगा बच्चों. क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है. Contraction and relaxation are unique features of. Contraction and relaxation are unique features of epithelial tissue, connective tissue, muscle tissue या फिर nervous tissue. तो आपका सही जवाब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये यूनिक फीचर किसके हैं? मसल टिश्यू के यूनिक फीचर्स हैं.
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा अकरिंग इन एक्वेटिक प्लांट्स इज, स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा अकरिंग इन एक्वेटिक प्लांट्स इज प्रोसेंचाइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा या नन ऑफ द अबव। तो आपका सही जवाब क्या होगा बच्चों, एरेन्काइमा। तो स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा जो एक्वेटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं वो क्या है, एरेन्काइमा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, रूट हेयर आर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, एसेलुलर या मिक्स टाइप। तो जो रूट हेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सीव ट्यूब्स आर फाउंड इन, सीव ट्यूब्स कहाँ पाई जाती हैं, जाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स और पिथ। अगर आपको याद हो कि मैंने आपको जाइलम टिश्यू के 4 कंपोनेंट्स बताए थे, तो उसमें क्या होते हैं, सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। तो भाई जाइलम क्या रहेगा, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम आर डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, पोजीशन, फंक्शन या फिर ओरिजिन। मैं आपको फिर बता देता हूँ, क्वेश्चन है हमारा, द एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम आर डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, पोजीशन, फंक्शन या फिर ओरिजिन। तो आपका सही जवाब क्या होगा बच्चों, पोजीशन के आधार पे हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, फ्लोएम इन द प्लांट्स डज द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोवाइडिंग सपोर्ट, कंडक्शन ऑफ फूड या कंडक्शन ऑफ वाटर। फ्लोएम टिश्यू का सभी को फंक्शन पता है, तो आप बता सकते हैं कि फ्लोएम इन द प्लांट डज द फंक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ फूड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ मेनली डेड सेल्स। इनमें से कौन से टिश्यू मेनली डेड सेल्स है, फ्लोएम, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस या फिर एंडोडर्मिस। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब क्या होगा, एंडोडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 15, एक्टिव डिवीजन टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ जाइलम, फ्लोएम, स्क्लेरेन्काइमा या कैम्बियम। एक्टिव डिवीजन आपको बताना है कि कौन सी सेल्स में होता है, तो ये होता है बच्चों कैम्बियम के अंदर। ठीक है, एक्टिव डिवीजन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ कैम्बियम। लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आपको दिया गया है यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी, आपको मैच करने हैं आइटम्स, प्लेटलेट्स, न्यूरॉन, टेंडन, स्ट्रेटेड मसल स्टिमुलाई। कॉलम बी में दे रखा है अटैच्ड बोन विद मसल, लोकोमोशन, ब्लड कोगुलेशन और लास्ट आपको दिया गया है यहाँ पर रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ठीक है, तो देखते हैं मैच करेंगे। तो भाई इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि आपको जो प्लेटलेट्स है वो क्या करती है, ब्लड कोगुलेट करने का काम करती है। ठीक है, न्यूरॉन है रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, टेंडन अटैच्ड बोन विद मसल, स्ट्रेटेड मसल लोकोमोशन में हेल्प करती है। तो आपका जो सही जवाब है वो क्या रहेगा, आपका सही जवाब नीचे आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, तो आपका बी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। तो ये थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो भी टिश्यू चैप्टर से, जो कि सैनिक स्कूल में पूछे गए थे। तो होपफुली आप इसको कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर देखेंगे, और कोई क्वेश्चन अगर डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी बच्चों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। Good morning to all of you. I am Shreya, your maths teacher in MLP School Rajpura. Welcome you all to our YouTube channel of online classes. So today's our topic is water images. Previously we did mirror images. Mirror image will show us the left to right images, but in water images we show that top to bottom images, that is that will change top to bottom and bottom to top.
Okay, students, so let's start with our water image topic. So water image is a reflection of an object into the water, or we can say that the water image look like the mirror image if the mirror is placed at the horizontal place. We already read about the mirror image. Mirror image will show the left or right image, but water image will show the upside downside images. Or we can say that if we simply put a mirror at the horizontal, we also say that the mirror image again we can show that. तो अगर मिरर इमेज के जैसे कंपेयर करना है तो नोटबुक को क्या करेंगे, हम टिल्ट करके देखेंगे और उसी अकॉर्डिंग क्या बना लेंगे, मिरर इमेजेस या वाटर इमेजेस वो कर सकते हैं हम ड्रॉ. ठीक है. सो नाउ सिंपली न्यूक्लियर. सो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्टली एन से स्टार्ट होगा, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, इसको सिर्फ टॉप टू बॉटम वो कर रहे हैं. तो कहाँ से स्टार्ट होगा, अब ये एन से स्टार्ट होगा. एन विल लुक लाइक दिस विल कम्स टू डाउन साइड एंड दिस विल अप साइड. सो दे विल एक्सचेंज देयर पोजिशंस. सो अप साइड क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस प्लेस, एंड डाउन साइड दिस एंड पॉइंट. सो आर से जो स्टार्ट होगा वो नेग्लेक्ट हो गया. बोथ ऑफ ऑल ऑफ थ्री ऑप्शंस आर स्टिल देयर. नाउ यू विल, अगर हम इसको करेंगे टॉप टू बॉटम, तो दिस विल लुक लाइक एन. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नेग्लेक्टेड. नाउ these two options are still there. Now C will look like as it is C if we put that in mirror in water image. Now L will look like, okay, now see यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, दिस विल एट द लेफ्ट सॉरी राइट में, और ये क्या है जो स्ट्रेक है या स्ट्रेट लाइन है वो लेफ्ट में. लेकिन यहाँ क्या हो गया, चेंज हो गया. मतलब ये क्या होगी, वाटर इमेज. और वाटर इमेज तो हमें लेनी नहीं थी, सॉरी मिरर इमेज तो हमें लेनी नहीं थी, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज दिस. ए विल लुक लाइक, उल्टा हमारे पास क्या हो जाएगा, वी, और उसमें एक दिस 1. अब यहाँ देखो हमारे पास क्या होगा, सिंपली हम इसको क्या करेंगे, जस्ट टर्न करेंगे. तो ये ऑप्शन नेग्लेक्ट, बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गई है पोजीशन, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट हो गया. This will also neglected. Now both of these two are still there. ठीक है. अब M क्या होता है हमारे पास, M will look like W and 3 will look like 3. ठीक है. 3 को अगर हम ऐसे करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको वाटर में भी देखेंगे तो दिस विल कम्स टू अप साइड एंड ये दिस विल कम्स टू डाउन साइड. ओके. सो 3 एज इट इज 3 रहता है, और B विल लुक लाइक P. यहाँ पे 3 क्या कर दिया हमारे पास, यहाँ पे लेफ्ट राइट में चेंज कर दिया, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर एंड दिस इज ऑल्सो नेग्लेक्टेड. एंड नाउ नेक्स्ट इज, फर्स्टली जो लाइन होगी वो क्या रहेगी, सिंपली लाइन ही रहेगी, वही सेम पोजीशन पे. ये जो मिडल वाली जो लाइन होती है हमेशा मिडल में ही रहती है, चाहे वो वाटर इमेज हो चाहे मिरर इमेज हो. ठीक है. तो फर्स्टली जो लाइन इधर है वो तो ऑप्शन पहले ही नेग्लेक्ट हो गया. अब बाकी सब में अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे सिंपली इन दोनों को ऊपर और नीचे वो करना, टॉप एंड बॉटम में. ठीक है. सो तो क्या हो जाएगा, सर्कल तो सर्कल के जैसा ही रहता है. ठीक है. लेकिन जो इस ट्रायंगल हो जाएगी, वो ट्रायंगल क्या हो जाएगी, अब टिल्ट हो जाएगी. तो टिल्टेड का है यहाँ पे. ठीक है. ये क्या है, एज इट इज है, इसीलिए नेग्लेक्ट हो गया ऑप्शन. यहाँ पे इन्होंने चेंज ही नहीं करी है पोजिशन टॉप टू बॉटम, तो इसीलिए ये भी नेग्लेक्ट हो गया. आंसर इज बी. नाउ नेक्स्ट इज दिस. सिंपली क्या हो जाएगा, लाइंस तो सेम रहेगी, बिकॉज मिडल लाइंस है तो सेम रहेगी. अब पोजीशन चेंज हो जाएगी. दिस अब हमारे पास ये लाइन के कहाँ है, ऊपर, तो ये कहाँ हो जाएगा, नीचे. और क्या हो जाएगी, इसकी पोजीशंस भी चेंज हो जाएगी. तो पोजीशन चेंज होगी, तो ये ऑप्शन तो पहले ही नेग्लेक्ट हो गया. ये और इन दोनों ऑप्शन में से होगा हमारे पास. अब यहाँ देखो, जब ये टॉप, ये कहाँ है अब टॉप में, और ये कहाँ चला जाएगा, बॉटम में, तो इधर आ जाएगा ऐसे. तो यहाँ बॉटम में, और ये नेग्लेक्ट हो गया, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो नेग्लेक्टेड. नाउ नेक्स्ट इज दिस. अब सिंपली क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो हॉरिजॉन्टल सॉरी मिडल लाइन है वो तो एज इट इज रहेगी, लेकिन जो डायगनली लाइन है वो क्या हो जाती है, चेंज. तो चेंज होने पे क्या हो जाएगी, दिस. ठीक है. तो दिस ऑप्शन इज नेग्लेक्टेड एंड दीज टू आर स्टिल देयर. नाउ सी, मिडल जो लाइन है वो सेम रहती है. ठीक है. अब क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपली दिस विल गोज टू अप साइड एंड बोथ ऑफ दीज आर कम्स टू डाउन साइड. ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट राइट में चेंज कर दिया इन्होंने इनको.
ठीक है, ये क्या हो गया, इसको राइट में चेंज कर दिया, इसको भी हमने क्या कर दिया है इसके लेफ्ट में और इसको राइट में चेंज कर दिया। लेकिन हमें क्या करना था, वाटर इमेज, और वाटर इमेज में क्या होता है अपसाइड डाउन साइड। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट एंड दिस ऑल्सो नेग्लेक्टेड। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव a nice day. Good morning students, I am your SST teacher and I teach you GK for your competitive exams because this is phase of competition. Our MLP school starts some special classes for exam like NVS Navodaya Vidyalaya, KVS Kendriya Vidyalaya, Sainik School, Military School, NDA and other exams. So grab the opportunity and prepare yourself for these exams. Now we start our today's class. This class is for 6 to 9. In previous class, I told you that there are many organizations in the world. We learn about UNO, United Nations Organization in the previous class. And our today's topic is WTO, World Trade Organization. World Trade Organization is an organization which help the nations to trade with each other in a peaceful way. So, let we start our today's class. Every organization has a specific logo and this is the logo of World Trade Organization. This is the building of WTO. It is situated in Geneva, Switzerland. Here is the headquarters of WTO and all the staff members work from here. After that, we read about the introduction of WTO. WTO is an international organization established to supervise and liberalize world trade. WTO एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना विभिन्न देशों के बीच में होने वाले व्यापार की देखरेख और उसकी स्वतंत्रता के लिए की गई थी. Now we read about the history of WTO. The WTO is the successor of GATT, General Agreement on Tariffs and Trades, which was created in 1947. WTO का निर्माण किससे हुआ है? GATT से हुआ है, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड से हुआ है, और गैट की स्थापना 1947 में हुई थी. नाउ वी रीड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ WTO. The WTO is an intergovernmental organization that is concerned with the regulation of international trade between nations. कि WTO एक ऐसी अंतर सरकारी संस्था है जो विभिन्न देशों के अंदर जो व्यापार होता है उसके नियम का ध्यान रखती है. Now we read about the establishment of WTO. Establishment of WTO is on 1 January 1995 under the Marcus Agreement. Motive of WTO is formed for economic stability, peace and for reconstruction. कि WTO का निर्माण आर्थिक स्थिरता, शांति और पुनर्निर्माण के लिए किया गया था. हेडक्वार्टर ऑफ WTO in Geneva, Switzerland. Membership 164 countries. Official languages Spanish, English, French. Director General Robert Azevedo. Staff 640. Objectives, functions of WTO. Administering WTO trade agreement. Handling trade disputes. Providing forum for trade negotiation. Monitoring member trade policies, cooperating with other international organizations, providing technical assistance and training to developing and least developed economics. Means ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं देशों के बीच में उनकी देखरेख करता है, जो भी देशों के बीच में डिस्प्यूट होते हैं उनको सॉल्व करता है, जो ट्रेड के नियम्स होते हैं उनको बनाता है, जो इसकी पॉलिसीज़ होती हैं उनके जो मेंबर्स होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करता है, उनका निरीक्षण परीक्षण करता है. जो एक देश WTO के अंदर शामिल हैं उनको, जो पिछड़े हुए हैं या जो थोड़े डेवलप्ड हैं उनको नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाता है, और जो विश्व के अंदर अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सहयोगी संगठन है
उनके साथ अपने संबंध कायम करता है। नाउ वी डू सम क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन WTO. GATT was established in which year? 1947. अगर यहाँ पे 1948 आता है, this is also a correct answer. If you have option 1947, 1947 is the correct option. Name the ambassador India appoints in WTO. Brajendra Navneet. Is India a member of WTO? Yes, India is a member of WTO. Next question. Since when has India been a member of the WTO? Answer. India has been a WTO member since 1 January 1995 and a member of GATT since 8 July 1948. कि जो WTO है उसका मेंबर तो वो जब WTO बना तभी से है, और गेट का मेंबर ये 8 जुलाई 1948 से है. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ WTO? रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड अदर बैरियर्स ऑफ ट्रेड. कि जो कर वगैरह होते हैं और जो ट्रेड के बीच में जितने भी संकट आते हैं, जितनी भी बाधाएं आती हैं, उनको दूर करना, उनको कम करना, रिड्यूस करना, कम करना ही WTO का पर्पस है. आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक WTO very well. Write down these question answer in your GK notebook and learn them also. Thank you. Good morning, my dear students. I am Irlal sir from MLP International School, Rajpura, PGT. Welcome again in video period. Today in this video we are going to start our present perfect tense. First of all, I want to clear the meaning of perfect. मीनिंग ऑफ परफेक्ट आप सभी जानते हो बेटा कि काम का कंप्लीट होना मीन्स कंप्लीट द वर्क. मीनिंग ऑफ प्रेजेंट यानी वर्तमान, परफेक्ट यानी कंप्लीट टेंस. मीन्स ये हो गया बेटा सही मायने में कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वी जस्ट कंप्लीटेड आवर वर्क. यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बेटा अब जैसे अभी जो काम हमने फिनिश किया है, काम तो पूरा हो गया है, लेकिन जो काम अभी पूरा हुआ है उस जगह हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं. जब इसके सेंटेंस को हिंदी में हम अनुवाद करेंगे तो उसमें ध्वनि जो है लास्ट में, जैसे मैं कहूँगा कि भाई मैंने खाना खा लिया है, या मैं ये भी कह सकता हूँ मैं खाना खा चुका हूँ. यानी अब जब मैं बोल रहा हूँ तो उस वक्त वो कार्य मैंने कंप्लीट कर लिया है. तो देखिए कैसे बोलेंगे इसको. इस टेंस से संबंधित वाक्य का जब हिंदी में अनुवाद किया जाता है तो वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर लिया है, ली है, लिए हैं की आवाज़ आती है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लर्नड माई लेसन. इसमें बताया गया है कि भाई मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, या मैंने अपना पाठ जो है वो मैं याद कर चुका हूँ. तो इस तरह के जो सेंटेंस है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं. जब किसी भी हिंदी के वाक्य को when we translate into English, then we need some rules. So what are the rules? It is so simple to convert a Hindi sentence into English. So first of all we are going to read rules. First rule हमारे पास है बेटा, ये मैंने लिखा है use third form of verb. यानी इसे आप MV से डिनोट करते हो, यानी मेन वर्ब. एक्चुअल में इसका सही नाम है क्या?
फाइनाइट वर्ब, लेकिन अभी आप इसे मेन वर्ब या खाली वर्ब कह के बुला सकते हैं। तो बेटा वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो इसमें इस्तेमाल होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए गो है, गो, वेंट, गोन। तो जो थर्ड फॉर्म हमारे पास होती है वो हमेशा कार्य को कंप्लीट दर्शाती है। तो जितने भी परफेक्ट के हमारे पास टेंस होंगे उन सभी में वी कैन यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड रूल हमारे पास है यूज हेल्पिंग वर्ब, यानी प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैज एंड हैव। अब हमें पता करना पड़ेगा कि हैज कहाँ यूज करेंगे और हैव कहाँ यूज करेंगे। यूज हैज विद ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। हैज के साथ हम ही सब्जेक्ट होता हो तो, सी हो तो इट आ जाए। इट जो हमारे पास है बेटा, इट्स ऑलवेज यूज फॉर नॉन लिविंग या हाइडन सब्जेक्ट के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट में आप क्या करोगे, एक वचन करता। जैसे मान लीजिए कोई नाम आ जाए राम, तो हम हैज का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब प्लूरल हो जाता है यानी राम एंड श्याम, तो हैव चला जाएगा। इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। यूज हैव का यूज आप कहाँ करोगे बेटा, विद। देखिए हैज का, हैव का आप प्रयोग करें आई सब्जेक्ट के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इनका प्रयोग करते हुए, इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये मैंने फॉर्मेशन लिखा है यानी स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सेंटेंस जिसे आप असर्टिव बुलाते हो उसकी फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले वाक्य के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट प्लस एचवी हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हमने वी और थर्ड ये नीचे डाल दिया है, ये आपने कंफर्म ध्यान रखना है, प्लस में ऑब्जेक्ट। इस तरह हमारा सेंटेंस बन जाएगा सिंपल का। नेगेटिव अगर हम बनाते हैं तो बेटा पहले सब्जेक्ट आ जाता है प्लस हैज और हैव। नेगेटिव बनाने के लिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक बनाने के लिए हैज हैव प्लस यानी हेल्पिंग वर्ब हमारे सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने सिंपल सेंटेंस लिया, जो भी एग्जाम्पल बेटा ऊपर ले रखा था। इसमें हमारे पास है आई हैव लर्नड माई लेसन। तो इसमें आप सिंपल देखो, सब्जेक्ट आई आ गया है, आई के साथ हैज हैव में से हैव आ गया है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड आ गई है, ऑब्जेक्ट क्या है भाई माई लेसन। नेगेटिव की फॉर्मेशन से हम मिलाएंगे। ये नेगेटिव हमारे पास, ये नेगेटिव सेंटेंस मैंने बनाया है। पहले सब्जेक्ट आ गया आई, फिर हैज हैव में से ऑलरेडी हैव है, नोट का नोट लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लर्नड है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव का हम मैच करेंगे। इधर देखो इंटरोगेटिव में हैज हैव पहले आ गया है, ये देखिए, तो हमने हैव को पहले लिया है क्योंकि आई के साथ हैव आता है। हैव आई ये लर्नड है, ये लर्नड है, माई लेसन और साइन ऑफ इंटरोगेशन है। ये देख लीजिए कभी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो, तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। नोट डालना है मैंने विशेष तौर पर बेटा, इसमें कुछ हमारे पास टाइम्स एडवर्ब्स है। अगर ये आ जाए, इनका हम यूज़ मोस्टली करते हैं। एवर, नेवर, ऑलवेज, ओकेजनली। आमतौर पर ज़्यादा इस्तेमाल क्या होता है, ऑलरेडी, येट, जस्ट, लेटली, रिसेंटली एटसेट्रा। ये कुछ आपको वर्ब्स मिलेगी जिनके साथ आपने हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करोगे। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। इधर आ जाइए। इन सेंटेंसेस दो चीज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये एडवर्ब्स अगर आ जाती है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है ही हैज कम रिसेंटली, यानी वो अभी अभी आया है।
तो ये रिसेंटली, तो हमने इसको प्रेजेंट में किया, तो ये वाक्य हमारा सही है। ही केम रिसेंटली, यानी ये हमने पास्ट इंडेफिनिट में कर दिया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। रिसेंटली के साथ केम कभी नहीं आएगा, आपने ध्यान रखना है। एक्चुअली क्या है, क्योंकि ये हमारी प्रेजेंट की है और ये वाक्य हमारा पास्ट का है, तो ये वाक्य बिल्कुल गलत हो जाएगा। ही हैज नॉट गोन येट, यानी वो अभी तक नहीं गया है। हम ये नेगेटिव नहीं बना सकते कि ही डिड नॉट गो येट, तो ये सेंटेंस यहां पर गलत हो जाएगा। तो ये हमने येट को देखते हुए, ये हमने रिसेंटली को देखते हुए, इस बात को आपने मद्देनजर रखनी है। आशा करता हूं बेटा कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। कोई भी अगर दिक्कत है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ सकते हैं, और वीडियो को 1, 2 या 3, 4 बार कम से कम जरूर देखें, और फिर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मैसेज कर सकते हैं। ये आपने सारा नोटबुक में उतारना है। कल मैं इसके एक एक्सरसाइज दूंगा, और कल जो एक्सरसाइज दी थी उसको भी उसी कल वीडियो में अपलोड करूंगा। अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और आपके अच्छे भविष्य की मनोकामना करता हूं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम, आपकी हिंदी अध्यापिका। तो हमारे दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से होनी चाहिए, ताकि हमारे जीवन में जो नकारात्मकता है या जो निराशा है वो दूर हो सके और एक नई आशा के साथ में हम अपने दिन की शुरुआत कर सके। तो हमारा आज का सुविचार है कि हमें जो लोग अच्छे हैं उनके साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो लोग अच्छे हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और जो अच्छे नहीं हैं उनके साथ भी आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको अच्छाई प्राप्त होती है। और जो ईमानदार हैं, जो ईमानदार व्यक्ति हैं, उनके साथ में ईमानदार रहें, और जो ईमानदार नहीं हैं उनके साथ भी हमें ईमानदार रहना है। इससे क्या होगा, आपको ईमानदारी प्राप्त होती है। तो हमें हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, चाहे हमारे साथ में कोई अच्छा व्यवहार करे या बुरा व्यवहार करे। इससे आपको अच्छाई प्राप्त होगी, और आपको हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, चाहे कोई आपके साथ ईमानदारी करे या बेईमानी। इससे आपको ईमानदारी प्राप्त होगी। आगे लिखते हैं हमारा आज का सुलेख, और उसके बाद में करेंगे हमारा व्याकरण का टॉपिक, लोकोक्तियां। तो जो हमारा कल का सुलेख था, बढ़ती जनसंख्या, उसी को आगे लिखते हैं कि अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइन लगी रहती है। आपको भी उसी के आगे से लिखना है बेटा। लिखेंगे, स्कूलों में दाखिला नहीं मिलता, स्कूलों में दाखिला यानी एडमिशन, दाखिला नहीं मिलता, बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या भी इसी की देन है, की देन है। जब तक इस बढ़ती जनसंख्या पर इस बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा, तब तक भारत की प्रगति भारत की
प्रगति 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 नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी इस बढ़ती जनसंख्या के सामने, बढ़ती जनसंख्या के सामने उसी के आगे के सामने सभी संसाधन से संसाधन कम होते जाते हैं हमें समय रहते इसके लिए उपाय करने होंगे। हमें समय रहते इसके लिए उपाय करने होंगे। थैंक यू। बेटा हम कर रहे हैं हमारी लोकोक्तियाँ। कल 5 लोकोक्तियाँ हमने की थी। लोकोक्ति क्या है? लोक में प्रचलित लोकोक्तियाँ यानी लोगों द्वारा कही गई बातें, कहावतें जो होती हैं उन्हें लोकोक्ति कहते हैं और ये पूरे वाक्य की तरह प्रयोग की जाती हैं। छठी है हमारी एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार यानी चीज़ कम और चाहने वाले अधिक, कि एक अनार और 100 बीमार। तो इसका अर्थ होता है कि एक चीज़ और उसको चाहने वाले अधिक, यानी चीज़ कम है और उसको चाहने वाले अधिक है। वाक्य में प्रयोग है गांव भर में डॉक्टर तो एक है और मरीज सैकड़ों। गांव भर में डॉक्टर तो एक है और मरीज सैकड़ों। बेचारे क्या करें? एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति में है कि बेचारे क्या करें? एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति में है। अगला है हमारा 7वां, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे यानी दोषी व्यक्ति निर्दोष को डांटते हैं, कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कि जो दोषी व्यक्ति है वो ही निर्दोष व्यक्ति को डांटने लगे। उदाहरण है इसका, यानी वाक्य में प्रयोग, एक तो मेरा रुपया लौटाते नहीं, ऊपर से पुलिस की धमकी देते हो। एक तो मेरा रुपया लौटाते नहीं, ऊपर से पुलिस की धमकी देते हो। भाई खूब उल्टा चोर तो कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगली है हमारी 8वीं, ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान यानी दिखावा अधिक और वास्तविकता कम, यानी दिखाने में तो बहुत कुछ लेकिन वास्तविकता में देखे तो कुछ भी नहीं। तो ऊंची दुकान यानी दिखावा अधिक, फीका पकवान यानी वास्तविकता कम। इस दुकान के वाक्य में प्रयोग है इसका, इस दुकान के माल की सब बड़ी तारीफ सुनी थी। इस दुकान के माल की बड़ी तारीफ सुनी थी, यही दुकान का बड़ा नाम सुना था, पर खाया तो बेकार। सच है ऊंची दुकान फीका पकवान की, सच है ऊंची दुकान फीका पकवान। 9वां है आपका कंगाली में आटा गीला। कंगाली में आटा गीला यानी कष्ट के समय में और कष्ट आ जाना। कष्ट के समय में दूसरा कष्ट आ जाना या कष्ट के समय में और कष्ट आ जाना। एक तो मैं पहले से ही बेरोजगारी से परेशान था, ऊपर से चोरी हो गई। कि एक तो मैं पहले ही बेरोजगारी से परेशान था, ऊपर से घर में चोरी हो गई। भाई यह तो कंगाली में आटा गीला हो गया। कि यह तो क्या हो गया? कंगाली में आटा गीला हो गया, कि पहले से कष्ट में रहना और दूसरा कष्ट भी आ जाना, कि पहले ही बेरोजगार थे और उसके ऊपर से चोरी और हो गई। तो ये तो वही बात हो गई, कंगाली में आटा गीला। 10वां इसका खोदा पहाड़ निकली चूहिया। खोदा पहाड़ निकली चूहिया यानी अधिक मेहनत का कम फल मिलना। कि पहाड़ खोदा और निकला क्या उसमें से? चूहा। तो अधिक मेहनत की लेकिन फल कैसा मिला? आपको
कम मिलना, अधिक मेहनत करना और फल कम मिलना। मैंने सारे दिन खेतों में कठिन काम किया, वाक्य में प्रयोग है मैंने सारे दिन खेतों में कठिन काम किया, शाम को मिले केवल 100 रुपये। तो क्या हो गया, ये खोदा पहाड़ों निकली चूहिया, कि मैंने सारा दिन खेतों में कठिन काम किया और केवल मिले 100 रुपये, तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो एक बार बेटा फिर से देख लो सिर्फ मुहावरे और उनके अर्थ। एक अनार 100 बीमार, यानी चीज कम और चाहने वाले अधिक। एक अनार 100 बीमार, चीज कम चाहने वाले अधिक। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी व्यक्ति निर्दोष को डांटने लगे। दोषी व्यक्ति निर्दोष को डांटने लगे। ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा अधिक वास्तविकता कम। दिखावा अधिक वास्तविकता कम। कंगाली में आटा गीला, कष्ट में और दूसरा कष्ट आ जाना। कष्ट में और दूसरा कष्ट आ जाना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अधिक मेहनत और उसका कम फल मिलना। मेहनत अधिक करना और उसका फल कैसा मिलना, कम मिलना। तो बेटा आपको ये 6-5 आज के जो लोकोक्तियाँ हैं वो नोटबुक में नोट करनी है, लर्न करनी है अच्छे से। थैंक यू। Hello student, a very nice morning to you all. I'm Vinita ma'am, your teacher teaching in MLP School Rajpura. Welcomes you to our YouTube channel of online classes. Student, you know that this video is for your cursive writing, and in our today's cursive writing, firstly we will write a thought. And for today's our thought is, you don't have to see the whole staircase, just take the first step. Student, I repeat it again, you don't need to see the whole staircase, just take the first step. स्टूडेंट, अगर हम इसका हिंदी में अनुवाद करें तो इसका अर्थ होता है कि आपको बिना फल की चिंता किए हुए कर्म करते रहना चाहिए। स्टूडेंट, you don't have to wait for your result, you don't have to worry about your result, just do the work with honestly. मीन्स आपको बिना किसी भी चीज़ की चिंता किए हुए कि हमारा रिज़ल्ट कैसा आएगा, हमें क्या मार्क्स मिलेंगे, जस्ट यू हैव टू स्टडी बाय फोकसिंग total concentration, or you can say that with your full concentration toward the study. If you are doing it properly or regularly, it definitely you can crack any type of competitive exams, you can crack any kind of, or you can do your best in your studies. So student, let's start our today's cursive writing. Student, so let's start our work from today's cursive writing. In today's cursive writing we will write all the living things, all the living things need food, to sustain life. We can't live without food. We cannot live without food. Beyond a certain period. Put a full stop, student. From next line we will start from capital letter. Food is essential as. Food is essential as. It provides us energy for performing various activities.
activities. Student, while writing, it is very good thing for us that while writing we can improve our reading also. So whenever you write anything, always read it. Next line is it provides us nutrients needed for growth of the body. Or next line, it repairs the worn out cells and tissues. Next line, it prevents the body from various diseases. Okay, student, we have completed our cursive writing. You have to do it in your fair notebook. Have a good day. Goodbye. Hello students, good morning to you all. Welcome to your online classes of MLP School Rajpura. As you know, our school is conducting online classes for competitive exam. So students, I Priyanka ma'am continue our online classes. Today I tell you some basic devices of computer. You know very well computer is an electronic device that perform many functions with help of many devices like input device, output device and processing device. So let's start our topic. Student, first I tell you what is the principle of computer. You know, first we give input, then computer CPU part processing that and we get output or storage. Means या तो हम उसको आउटपुट में लेते हैं या फिर उसको किसी भी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करते हैं. ओके, सो स्टूडेंट, फॉर गिविंग इनपुट वी यूज मैनी डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग के लिए वी यूज सीपीयू एंड आउटपुट के लिए भी वी यूज मैनी डिवाइसेस एंड स्टोरेज के लिए भी वेरियस डिवाइसेस आर यूज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू इंट्रोड्यूस various devices. There are the name of the devices: input device, processing device, storage device, output device and users. Users that use computers are called users. Okay, so student, in that video I will tell you what are input devices and processing devices. Input device are those devices that are used to get input in computer. Okay, examples: keyboards, barcode reader, MICR, mouse, etc. So now I tell you some devices. First I tell you keyboard. The keyboard look like a typewriter. It has many switches or many keys. Okay, type of keys. First one is alphabet. The keys A to Z or caps में A to Z are the alphabets key. Numbers, numeric keys 0 to 9 and special key are Windows key, Control, Alt, Delete, numlock. These special keys are used to perform various special function. Okay, next one is function key. Function key are F1 to F12 and each function key has its own function. Okay, next one is mouse. A mouse is a pointing device and input device both. It has 3 buttons, one in between that is a scroll button and left and right button. Okay, using scroll button we can move the cursor on the screen anywhere.
Okay. Next input device is joystick. Joystick is used to playing games. Next one is scanner. That is also an input device that take inputs as a document and scan that and provide to user. And that one is credit card reader. That is use credit card input as input and we can money transfer from anywhere. Next one is memory card reader. Okay. Next input device is barcode reader. That is used to scan or read the barcode that are like that. That is the barcode. Next one is MICR, magnetic ink character recognition. That machine is used in banks to read the checks. And next one is optical character recognition and optical mark recognition. OCR and OMR. OMR is used to read the mark. Sometimes you give exams in OMR system. In that you fill circle in blue or black pen. That machine read all OMR sheets and that is OCR, optical character reader. और ये in OMR sheet we read marks and in that we read characters. Okay. These both are also an input devices. Voice recognition system, webcam and microphone. These are also input device to perform function. So student, in this video I tell you about input devices. I hope you understand easily what are various input device and use of that devices. So student, learn all these input device and its functioning and write in your notebook. Student, if you see the video properly, you can do that assignment. Define input device, explain the functioning and uses of various input device like keyboard, mouse, VCR, MICR, OMR. Okay. Thank you. Have a nice day.